बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके 8वें सबक यानी कतबा के नसर पारों या इबारात या इक़्तिबासात की तशरीह। सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी और सियाक़ व सबाक़ के साथ पेश करूँगा और ये इस सिलसिले की 13वीं वीडियो है यानी 13वां हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नसर पारों की तशरीहात की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आ सकता है। तो सवाल इस तरह आ सकता है कि दरज़ेर इक़्तिबासात या नसर पारों या इबारात की तशरीह कीजिए। सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ साथ सबक का सियाक़ व सबाक़ भी तहरीर कीजिए। तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी सवाल के मुताबिक ये तशरीहात बनाई गई। 41वां नसर पारा है, रंग पीला पड़ जाने से कतबा अलमारी में रखा हुआ बदनुमा मालूम होता था, मगर अब कागज़ी फूलों के सुर्ख रंगों से अलमारी में जैसे जान पड़ गई थी और सारी कोठरी दहक उठी थी। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज है वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है कतबा, मुसन्निफ़ का नाम है ग़ुलाम अब्बास। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, कतबा यानी किसी इमारत, मज़ार या कब्र के सिराने लिखी हुई इबारत पर मुश्तमिल तख्ती। बदनुमा, भद्दा या भूंडा, कागज़ी फूलों, कागज़ के बने हुए मसनूई फूलों। अलमारी, दरवाजे या दरवाज़ों पर मुश्तमिल लकड़ी या धात का ढांचा जिसमें सामान रखा जाता है। जान पड़ गई थी, रौनक आ गई थी। कोठरी यानी छोटा कमरा, दहक उठी थी, यकायक रोशन हो गई थी। सियाक़ व सबाक़। ग़ुलाम अब्बास अपने मशहूर अफ़साने कतबा में इंसानी ग़ुलाम अब्बास ने अपने मशहूर अफ़साने कतबा में इंसानी नफ्सियात की ज़बरदस्त अक्कासी की है। एक फ़र्ज़ी किरदार शरीफ हुसैन के ज़रिए उन्होंने क़ारीन को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह एक आम शख्स अपने दिल में मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात का अंबार लिए हुए होता है, लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। दर्जा दुम के क्लर्क शरीफ हुसैन का ये ख्वाब कि वो एक आला दर्जे पर पहुँच जाए कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होता। गो वो कबाड़िए से खरीदे हुए संग मरमर के खूबसूरत पत्थर पर अपना नाम भी कंधा करवा देता है और उस पत्थर को कतबे की शक्ल दे देता है, मगर घर के बाहर उसे नस्ब नहीं कर पाता। कतबा कई सालों तक घर में पड़ा रहता है, उसकी जगह तब्दील होती रहती है। ये कभी बगैर किवाड़ वाली अलमारी में होता है तो कभी नीलाम घर से खरीदी हुई एक सस्ती सी मेज़ पर, कभी बोरी में होता है तो कभी बावर्ची खाने के बड़े ताक में। फिर एक दिन यही कतबा इबारत की तरमीम के बाद शरीफ हुसैन की कब्र पर नस्ब कर दिया जाता है। गोया जो ख्वाहिश शरीफ हुसैन की ज़िंदगी में पूरी नहीं हो पाती, मरने के बाद पूरी हो जाती है। तकदीर जीत जाती है और शरीफ हुसैन की ख्वाहिशें हार जाती हैं। तो इस सबक से कोई भी इक़्तिबास आ जाए तो आपने यही सियाक़ व सबाक़ लिख देना है। तशरीह। इस नसर पारे या इक़्तिबास ये इबारत सवाल में जिस तरह लिखा होगा पेपर में वही लफ्ज़ आप लिखेंगे। नसर पारे लिखा होगा तो ये लिखेंगे, जो लिखा होगा आपने वही लफ्ज़ लिख देना है, इनमें से एक लफ्ज़, या इसके अलावा कोई लफ्ज़ आ जाए, पैराग्राफ भी लिखा होता तो वही लिख लीजिएगा। इस नसर पारे या इक़्तिबास ये इबारत में ग़ुलाम अब्बास लिखते हैं कि बावर्ची खाने के धुएँ की वजह से कतबे का रंग पीला हो गया था, इसलिए वो बहुत भद्दा लग रहा था। बावर्ची खाने में मौजूद बगैर दरवाज़ों वाली अलमारी में इस कतबे की मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही थी। जब कतबे की जगह कागज़ के बने हुए मसनूई फूलों ने ली तो अलमारी खूबसूरत दिखाई देने लगी। इन हसीन फूलों की चमक ने कोठरी नुमा बावर्ची खाने को एक तरह से रोशन कर दिया। गोया इन मसनूई फूलों ने न सिर्फ बगैर दरवाज़ों वाली अलमारी का हुस्न दोबाला कर दिया था, बल्कि बावर्ची खाने की खूबसूरती में भी इजाफा कर दिया था। गोया उनके आने से रोशन हुआ मेरा घर। 42वां नसर पारा है। अब शरीफ हुसैन को मुलाजिम हुए पूरे 20 साल गुजर चुके थे। उसके सर के बाल निस्फ से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे
اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی و فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی، خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو تصورات کو اڑا لے جاتی۔ تو جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دی ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کتبہ، مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: نصف یعنی آدھا، گدی گردن یا سر کا پچھلا حصہ، خم جھکاؤ، خوشحالی اچھی گزر بسر، فارغ البالی خوشحالی یا بے فکری، کیفیت حالت، خواہ یعنی چاہے۔ اس کے بعد ہے تصورات یعنی خیالات۔ تشریح: اس نثر پارے یا اقتباس کی عبارت میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ شریف حسین کو ملازمت کرتے کرتے 20 سال ہو گئے تھے۔ اب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا تھا، اس کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے تھے، مسلسل کام بڑھاپے تھکاوٹ اور کسی حد تک بیماریوں کی وجہ سے اس کی کمر جھک گئی تھی۔ اب وہ پہلے جیسا، ٹھیک ہے، یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اب وہ پہلے جیسا نہ رہا، ٹھیک ہے، اب وہ پہلے جیسا نہ رہا، ٹھیک ہے۔ اب نہ اس کے دل میں کسی قسم کی امنگیں جاگتی تھیں، نہ وہ ترقی کے خواب دیکھتا تھا۔ افسانہ نگار مزید تحریر کرتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ انسانی فطرت کے عین مطابق کبھی کبھی اس کے ذہن میں آسودگی، امیری اور خوشحالی کے خیالات ضرور گردش کرتے تھے، مگر پہلے جیسی حالت نہیں تھی۔ پہلے تو ہر کام کرتے وقت اس کو ترقی اور دولت کے خیالات تنگ کرتے رہتے تھے، مگر اب وہ کبھی کبھی اس بارے میں سوچتا تھا۔ اب اس کی زندگی ڈھل رہی تھی۔ بقول نعیم الرحمن شائق: جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے، انسان کی سنجیدگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ 43واں نثر پارہ ہے۔ اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش، یہ ایسی فکریں نہ تھی کہ پل بھر کو بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ تو جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دی ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان کتبہ، مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: اخراجات یعنی وہ رقم جو خرچ کی جائے، مصارف، پل بھر، تھوڑے وقت میں یا بہت جلد۔ تشریح: اس نثر پارے یا اقتباس یا عبارت میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے شریف حسین کی عمر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس کی فکریں بھی بڑھ رہی تھیں۔ پہلے اسے صرف اپنی ترقی کی فکر تھی، اب اسے اولاد کی کئی فکروں نے گھیر رکھا تھا۔ اب اس کی زندگی کا وہ دور چل رہا تھا جس میں انسان اپنی فکر سے بے نیاز ہو کر اولاد کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ بیٹی کی شادی، بیٹوں کی اچھی تعلیم کی وجہ سے بڑھتے ہوئے خرچے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نوکریوں کی تلاش، یہ ایسی فکریں تھیں جو اسے اپنے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیتی تھی۔ عمر کے اس حصے میں اسے بس اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کا خیال تھا۔ بقول نعیم الرحمن شائق: اولاد کی فکر اپنی فکر سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔